हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और जैसा हमारी एक सीरीज़ चल रही थी एसएससी जीएसटी का, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पेपर है, जिसका बेसिकली अब पार्ट टू यानी पेपर टू होने वाला है। 31 दिसंबर को पेपर शेड्यूल है ऑलरेडी। ठीक है, पेपर वन हो चुका है और आशा करते हैं आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, तो अभी उसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऐसे का जिसे हमें लिखना होता है, एक ऐसे हिंदी में, एक और एक इंग्लिश में। उसी तरह एक ट्रांसलेशन का पार्ट होता है जिसमें एक हमें हिंदी टू इंग्लिश करना होता है और दूसरे ट्रांसलेशन में इंग्लिश टू हिंदी करना होता है, वाइस वर्सा, है ना। और सभी जो पार्ट्स होते हैं सब 50-50 मार्क्स के होते हैं, हम सबको ये चीज़ें पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ऐसे में आप लोग को डाउट था कि ऐसे को कैसे स्टार्ट करना है सर, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तैयार कैसे करें सर, इतने सारे टॉपिक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, लिख नहीं पाते हैं, फ्लो नहीं मेंटेन होता है। तो वो सारी चीज़ों की जो बेसिक्स थी कि आप लिखोगे कैसे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मतलब जो हमारी वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक बार उनको विजिट कीजिए, वहाँ पर अपना फीडबैक शेयर कीजिए। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन होता है उसको हमें कैसे टैकल करना है, उसको हमें कैसे समझना है। ठीक है, क्या हमें पूरी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, क्या हमें द हिंदू पढ़ना चाहिए या कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या हम पूरी डिक्शनरी रट ले, वो सारी चीज़ों को अभी हम समझेंगे इस पैसेज के थ्रू, जो कि 2000 आपका शायद 2020 में पूछा गया था। ठीक है, 2020 का ये पेपर है जिसमें मैंने यहाँ पर एक ट्रांसलेशन लिया हुआ है, इंग्लिश का पैसेज लिया हुआ है जिसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, एक अगली वीडियो में हम लोग हिंदी वाला भी कर लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश कैसे करते हैं। ठीक है, इस पैसेज में सबसे पहले तो जो आपका बेसिक डाउट होता है कि सर मुझे द हिंदू पढ़ना चाहिए क्या, क्या मैं ग्लॉसरी बहुत सारी रटने लगूँ, ठीक है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को याद करूँ जो मतलब कठिन कठिन सी होती है। तो आप जरा पढ़ो एक बार में, एक फ्लो में इसको पढ़ो। ठीक है, पहला डाउट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। आप एक बार इसको पढ़ो कि जो हार्ड जो वर्ड्स होते हैं क्या हमें वो तैयार करने हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग क्या हमें वो तैयार करनी है, एक बार इसको पढ़ो। ठीक है, तो द सेंटर, स्टार्ट करते हैं। द सेंटर अराउंड विच आर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। पहला जो सेंटेंस है इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आप नहीं जानते हो, सब जानते हो। दूसरे पे आते हैं, आर होल एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड एम्बिशन। यहाँ पर एक ही वर्ड है और एम्बिशन कोई ऐसा भी टेक्निकल वर्ड या फिर ऐसा कोई फैंसी वर्ड नहीं है जो आपने सुना ना हो। ठीक है, एम्बिशन सबको ही जानते हैं बचपन से, स्ट्रॉन्ग विल टू डू समथिंग, मतलब बहुत ही हमारे अंदर की कोई तीव्र वाली इच्छा कुछ करने के लिए, जैसे हम हिंदी में अगर एक शब्द में गढ़ेंगे तो महत्वाकांक्षा वर्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे, वी आर टॉट अ रेस टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन। इस थर्ड जो सेंटेंस है इसमें भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हो, आप सब जानते हो, बस फ्रेमिंग कैसे करनी है हम उसकी बात आगे करेंगे। फोर्थ सेंटेंस में लिखा है, इवन अ स्मॉल चाइल्ड लर्निंग इन किंडर गार्डन, ये डी होना चाहिए आई गेस, यहाँ टी लिखा हुआ है, किंडर गार्डन। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग एंजाइटी, ये एक वर्ड है लेकिन ये भी बहुत ही वेल नोन वर्ड है। एंजाइटी आपने बात 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 पे सुना होगा, थोड़े से जो उम्र दराज लोग होते हैं बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो मतलब ये भी बहुत ही प्रचलन में शब्द है, ऐसा नहीं है कि कोई नया सा शब्द है। ठीक है, तो आप सब जानते हो, केवल दो वर्ड आप कह सकते हो कि हाँ थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आपने बिल्कुल भी इंग्लिश सही से नहीं पढ़ी या फिर आप मतलब बहुत ही इंग्लिश में कम अटेंशन दिया आपने। फिर आते हैं अबाउट कमिंग फर्स्ट इन द क्लास। आप फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो ईटर एंजाइटी, फिर से वर्ड रिपीट है, देन दिस इज इन दी वर्ड। उसके बाद द ओनली एंजाइटी, फिर से वही वर्ड, इज हाउ टू गेट अहेड ऑफ ऑल लिविंग एवरी वन एल्स बिहाइंड। उसके बाद एक सेंटेंस है, इफ ही फेल्स ही विल बी ह्यूमिलेटेड, एक ये वर्ड है। ठीक है, तीसरा वर्ड है जो थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा, इफ ही सक्सीड्स ही विल बी रिवॉर्डेड एंड सस्पेक्टेड बाई टीचर्स। देखो पहली बात तो यहाँ सस्पेक्टेड नहीं होगा, इट शुड बी सपोर्टेड होना चाहिए, मतलब सपोर्ट करेंगे, सस्पेक्ट क्यों करेंगे घर वाले, अभी आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा। वी आर क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन, ये वर्ड तो सभी जानते विथ हिम। द ईगो, ईगो वर्ड भी अच्छे से जानते हो, उसका मतलब सभी जानते हो, घमंड, अहंकार या जो भी आप कह लो। ऑफ द चिल्ड्रन रोज्ड, रोज्ड मतलब होता है कि उत्पन्न होना, पैदा होना, एक चौथा वर्ड। ठीक है, अभी तक का चौथा वर्ड मैं कहूँगा जो थोड़ा सा अलग है। दे बिकम ईगर टू, ईगर मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है। दिस फीवर ऑफ कॉम्पिटिशन गेट्स होल्ड ऑफ चिल्ड्रन इवन आफ्टर दे कम आउट ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट फीवर परसिस्ट। बस ये हो गया एक छठा वर्ड। इन दिस मैड रेस, मैड मतलब तो पागल सब जानते हैं, द होल स्पेस एनर्जी एंड कैपेबिलिटी, ये तीनों वर्ड आप जानते हो, इन देयर लिव्स गेट डिस्ट्रॉयड। अब आपने जब सारे वर्ड पूरा पैसेज पढ़ा तो एक, दो, तीसरा, चौथा और पांच शब्द ऐसे मिले हैं, है ना, पांच वर्ड ऐसे मिले हैं जिसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये मतलब जिसने बेसिक इंग्लिश पढ़ी है, बहुत ज़्यादा पेपर कभी भी नहीं पढ़ा है,
उसके लिए हल्का सा डिफिकल्ट है। अदरवाइज अगर आपने कंपटीशन निकाला हुआ है, आप रेगुलरली 1-2 साल से कंपटीशन में हो, तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ईजी हैं। अब बात आती है कि हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि लिखते समय सेंटेंस नहीं बन पाता है, हमारा फ्लो नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहला वर्ड पढ़ते हैं और वहीं से उसको सेंटेंस को स्टार्ट मान लेते हैं। सबसे गलत जो होता है तरीका यही होता है कि हम पहला वर्ड पढ़ेंगे, द सेंटर, यानी हम समझ जाएंगे केंद्र, अब यहीं से सेंटेंस स्टार्ट करना है। ये सबसे गलत अप्रोच है। अगर ये करने जाओगे तो कभी भी सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। पूरा सेंटेंस पढ़ो। द सेंटर अराउंड विच आर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। अच्छा, इस पूरे सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है? जिसकी बात की जा रही है हमें पता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को हम हर कोई जानता है ना। तो आप पहले सेंटेंस को गौर से पढ़ो। द सेंटर अराउंड विच आर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है ना, तो बस वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उठा लो उसको, आर एजुकेशन, ठीक है। आर एजुकेशन मतलब हमारी शिक्षा, ठीक है, हमारी शिक्षा हो जाएगा ना। फिर ये शिक्षा क्या बोल रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये शिक्षा क्या कर रही है, मूव कर रही है। किसके अराउंड? सेंटर के अराउंड, यानी किसी केंद्र के अराउंड। तो क्या बोल रहा है, हमारी जो शिक्षा है जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है, वो केंद्र क्या है, वो क्या है, गलत है। तो पहला सेंटेंस आप जब गौर से पढ़ा तो आपने क्या आपको क्या समझ में आया? कह रहा है कि हमारी जो शिक्षा है जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है, वो क्या है भाई, गलत है। तो सेंटेंस समझे। सेंटेंस में सबसे पहले जो कठिन जो चीज़ होती है वो कि आपने पहला शब्द पढ़ा और पहला शब्द पढ़ के उसको कभी भी सब्जेक्ट नहीं मान लेना है। ये करने जाओगे तो सेंटेंस की फ्रेमिंग गड़बड़ होगी ही होगी, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आप आईबी का पेपर देते हो तो उसमें भी ऐसे आता है, जिसमें आप ऐसे मतलब क्या, वहाँ पर भी ट्रांसलेशन आपको करना होता है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं नॉर्मली, ठीक है। बहुत सारे पेपर में ऐसे पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों में हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है। फिर सेंटेंस में ये देखना है बात किसकी कर रहे हैं। जिसकी बात कर रहे हैं वही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। पहले सेंटेंस में बात हो रही है एजुकेशन की, तो हमारे जो एजुकेशन है वो वहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। फिर आप लिखोगे, आपका फ्लो बन जाएगा। तो पहला सेंटेंस आपने लिख दिया कि हमारी शिक्षा जिस केंद्र के चारों ओर घूम रही है वो क्या है, गलत है। अब सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं भाई। आर होल एजुकेशनल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड एम्बिशन। अब यहाँ पर आप समझ गए कि ये जो बात कर रहा है ये भी किसकी बात कर रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, वो किसके अराउंड, किसके चारों तरफ घूम रही है। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। अराउंड मतलब क्या होता है कि चारों तरफ, ठीक है। तो वो किसके चारों तरफ घूम रही है, एम्बिशंस के। और एम्बिशंस का मतलब सबको पता है कि एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है। हमारी जो तीव्र वाली इच्छा होती है कुछ कर दिखाने की, उसे हम कहते हैं एम्बिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसके चारों तरफ घूम रही है, वो महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी कि देखो भाई, टेंस जो होता है ना, बेसिक टेंस, जिसको आप वर्तमान कहते हो, भूतकाल कहते हो और भविष्यकाल कहते हो, उसके जो 3 टेंस है, देखो पहला ये बहुत दिमाग से समझ लो। अभी एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यार। देखो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहली बात तो है कि सेंटेंस के शुरुआत में हमें क्या क्या देखना है। सेंटेंस यानी वाक्य जो हमारा होगा वो स्टार्ट होगा, तो वाक्य के शुरुआत में ही से हमें वाक्य जैसे ही हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही हमें पहले शब्द को कभी भी हम क्या है, सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हम देखेंगे बात किसके बारे में की जा रही है ना, बात किसके बारे में की जा रही है, बात किसके बारे में की जा रही है, ये हमें देखना है, ठीक है। बात किसके बारे में की जा रही है, वहीं से वही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और वहीं से हमारा क्या होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है सब्जेक्ट। लेकिन आप चाहे हिंदी से इंग्लिश करो, चाहे इंग्लिश से हिंदी करो, ठीक है, दोनों में जो प्री रिक्विजिट्स है, जिसको हम कहेंगे कि पूर्व अपेक्षाएं मतलब आप सब जानते होगे कि हमारी जो जरूरी शर्तें हैं, जरूरी शर्तें क्या हैं भाई, वो समझ लो। पूरा टेंस मुझे नहीं आता है और मैं रूल नहीं रट पा रहा हूँ, मुझे रूल नहीं याद होते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, और ज़रूरी भी है, मतलब ज़रूरी इन द सेंस कि बहुत मुश्किल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचते हैं, तो नहीं हो पाते हर सब्जेक्ट पे कमांड। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आपकी टेंस यानी जो काल होते हैं उस पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, मतलब आपको काल के रूल्स नहीं पता है, टेंस के रूल नहीं पता है, तो देखो 3 जो हमारे पार्ट होते हैं ना टेंस के, एक तो होता है हमारा वर्तमान, सबको पता है, जो समय, द टाइम विच इज़ गोइंग ऑन, जो समय अभी हमारा चल रहा है। एक जो समय होता है पास्ट, द टाइम विच हैज़ गॉन, समय जो बीत चुका है ना, उसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, ठीक है।
और एक होता है हमारा फ्यूचर, ठीक है, एक हमारा क्या होता है भाई, फ्यूचर होता है ना, फुटूरे क्या होता है, फ्यूचर। तो द टाइम विच हैज़ टू कम, ठीक है, विच इज़ अबाउट टू कम, विच इज़ अबाउट टू कम ये बोल सकते हैं भविष्य, जो समय आने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, भविष्य कहते हैं, ठीक है। अभी इनमें ना इनके बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम सब नहीं कर रहे हैं, नहीं याद होता है सर मुझे उतना सारा, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने जो अभी तक का नोटिस किया हुआ है, जो ट्रांसलेशन आए हैं वो ज़्यादातर पता है किस पे आते हैं, इंडेफिनिट्स पे आते हैं। इंडेफिनिट मतलब, इंडेफिनिट्स मतलब कि ता है ती है टाइप आएंगे, जैसे ये काम होता है, ये होता है, ये करता है, ऐसे टाइप का आएगा ता ती। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं दिखेंगे आपको। तो सबसे पहले जो इंडेफिनिट्स है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, जो जो काम डेली बेसिस पे होता है, ठीक है, हर एक इंटरवल के बाद वो काम हो जाता है, उसको हम रखते हैं इंडेफिनिट में, ठीक है। एक समय के बाद वो काम वापस से हो जाता है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है, ये काम हर 12 मतलब 24 घंटे में होता रहता है, हर 24 घंटे में ये काम है कि पूरब से सूर्य उगेगा ही उगेगा, ठीक है। जैसे आप सुबह उठते हो तो हर दिन भाई, हर दिन आप रात को सो गए तो सुबह उठोगे, ये काम हर एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ तो बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वो हर दिन जो उसकी टाइमिंग है उस पर वो काम करेगा ही करेगा, तो रिपीटिशन है जिसमें, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो काम रिपीट होता है उसको हम रख देते हैं इंडेफिनिट में, ठीक है, जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह भूतकाल में जो हम ये कुछ काम ऐसा किया था, ठीक है, जो काम किया करते थे, तो उसको हम रख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरह भविष्य में कुछ काम अगर हम करेंगे, जैसे मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, वो हम रख देते हैं भविष्य में, ठीक है। अभी टेंस वाला अगर आपको इशू है तो बोल देना, एक टेंस का समरी टाइप का मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो भी मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, मतलब आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है वो, अगर आपको जरूरत है आप बोल सकते हो। फिलहाल हमें किस पे वर्क करना है, हमें इंडेफिनिट वाले पोर्शन पे बात करना है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, चलो देखो, ठीक है। दूसरा वाला सिस्टम, दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ो, देखो, आर होल एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड एम्बिशन, ये जो है आप सीधे से बोलोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। उसके बाद ये तो पैसिव हो गया, छोड़ दो थोड़ा। उसके बाद जितने मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे ऐसे जो है सीधे सीधे इंडेफिनिट से आपको बनते नजर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस की आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप उसको फ्रेम कर पाओगे, ठीक है जी। चलो अब हम थोड़ा सा वापस से आ जाते हैं सेंटेंस की तरफ। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ लिया हमने, हम आएंगे अब किस पे, तीसरे पे। लिखा है वी आर टॉट, ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस में लिखा है भाई, ठीक है, ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस में लिखा है, इसको डायरेक्टली यहां से ना बनाना, पूरा पढ़ लो। वी आर टॉट आ रेस टू गेट अहेड ऑफ एवरीवन, कह रहा है कि हमें हमें कुछ सिखाया जाता है। वी आर टॉट, हमें क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। एक्टिव पैसिव आना जरूरी है भाई, क्योंकि टेंस के बाद एक्टिव पैसिव भी वो है जो पूरे सेंटेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कैसे करोगे वो लास्ट में बताता हूँ। थोड़ा सा बस ये जान लो कि आप लोग ना, जैसे लाइव मिंट का वो होता है ऑनलाइन, आपको एक आर्टिकल पढ़ो, बस दिन में एक आर्टिकल पढ़ो, सुबह एक आर्टिकल पढ़ो, शाम को खाना खाते समय मोबाइल रख लो, टैबलेट रख लो, जो भी आपके पास है, उसमें लाइव मिंट का एक आर्टिकल खोल लो और उसको पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद जितना दिमाग से तोड़ फोड़ के उससे जितनी हिंदी बना पाओ बना लो, उसके बाद उसको कॉपी करो और डाल दो गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट के बाद फिर उसको समझो कि जितना मैंने बनाया था उसमें से कितना % ठीक बना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे ना जो पैसिव वाले सेंटेंस है उसको पढ़ना समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या निकलता है, सेंस से ही बहुत कुछ काम बन जाएगा। फिर से आते हैं भाई, वी आर टॉट, हमें सिखाया जाता है क्या करना, एवरी वन से क्या करना, गेट अहेड मतलब आगे बढ़ जाना, मतलब हर किसी से क्या हो, आगे बढ़ जाना। हमें क्या सिखाया जाता है, हर किसी से आगे निकलना सिखाया जाता है, ठीक है। हमें हर किसी से आगे निकल जाने की होड़ सिखाई जाती है, ये सेंटेंस ये कह रहा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जो फोर्थ सेंटेंस है, देयर इज नो ईटर एंजाइटी देन दिस इन दी वर्ल्ड, मतलब इससे ज़्यादा खाने वाली जो एंजाइटी मतलब उत्सुकता जो है वो कोई है ही नहीं इस पूरे विश्व में। इस पूरे विश्व में इससे ज़्यादा खाने वाली जो चिंता है या जो उत्सुकता है वो इस पूरे विश्व में नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी सेंटेंस था। देन आते हैं ये वाला हो गया ना, द ओनली एंजाइटी टू। हाँ, यहाँ से अगर देखो तो फिर से कह रहा है भाई, एक सेकंड क्लीन कर लेते थोड़ा सा ना, बहुत गंदा हो गया। चलो, अब यहाँ से लिखा है द ओनली एंजाइटी इज हाउ टू गेट अहेड ऑफ ऑल लीविंग एवरी वन एल्स बिहाइंड, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा खाने वाली, विश्व में जो सबसे ज़्यादा खाने वाली उत्सुकता है वो क्या है, हर किसी से आगे निकल जाने की, ठीक है।
तो वही बोल रहा है कि हमें हर किसी से आगे निकल जाने की होड़ सिखाई जाती है। ठीक, ये हो गया ना। वी आर क्रिएटिंग एंजाइटी अबाउट कमिंग फर्स्ट इन द क्लास। हमने लाइन शायद मिस कर दी क्या? हाँ यार, मिस कर दी एक। देखो, इवन अ स्मॉल चाइल्ड, मतलब कह रहा है इवन अ स्मॉल चाइल्ड लर्निंग इन किंडर गार्डन वी आर क्रिएटिंग एंजाइटी अबाउट कमिंग फर्स्ट इन दी क्लास। कहने का मतलब ये क्या है? इवन इन अ स्मॉल चाइल्ड, मतलब यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे में भी, जो कि किंडर गार्डन में अभी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, छोटे बच्चे में। आप यहाँ पर जैसे ऐसे में भी, जब मैं ऐसे पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं बहुत बार आपको बताया, मतलब पढ़ाता हूँ, इस समय ये बताता हूँ कि जैसे जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है, जापान का एजुकेशन सिस्टम है। तो जापान में क्या सिखाया जाता है पता है आपको? जो नर्सरी वाले स्कूल होते हैं उसमें ना बच्चे को ABCD अल्फ़ाबेट ये सब नहीं समझाया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि आपको ना सोसाइटी में इंसान के साथ रिस्पॉन्स कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है। मतलब उसको एटिकेट सिखाए जाते हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं। तो सोचो एक बच्चा जो मतलब छोटा सा है, अगर उसके दिमाग में डाला जाएगा कि आपको बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे आपको रिफ्लेक्स देने हैं, कोई आपसे बात करे तो आपको कैसे जवाब देना है, क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी है, तो पढ़ाई तो एक समय के बाद वो खुद भी कर लेगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें अगर बचपन में नहीं सिखाई गई तो बड़ा इंसान कितना भी बड़ा हो जाए फिर उसके अंदर नहीं आती वो सारी चीज़ें। तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी ये खामी जो कि यहाँ पर वो प्रकाश डाल रहा है। अब आप इसको समझो, कह रहा है इवन इन अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे में, यहाँ तक कि एक छोटे से बच्चे में जो कि किंडर गार्डन में पढ़ रहा है, वी आर क्रिएटिंग एंजाइटी, हम उसमें क्या है, उत्सुकता उत्पन्न कर दे रहे हैं प्रथम आने की, फर्स्ट आने की। आपने भी अपने घर में भी ये देखा होगा कि मतलब आपको ही इवन ये बोला गया होगा कि 10th में ना बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं। 10th बड़ी बात होगी, अब तो छोटे बच्चों से भी बोला जाता है कि तुम्हारे मार्क्स गिर रहे हैं, बताओ पिछली बार तुम 90% आए थे, इस बार 89% आए हैं, 1% कम हो गया। ये नहीं देख रहे हैं कि उसने स्पोर्ट्स में पिछली बार कुछ नहीं किया था, स्पोर्ट्स में इस बार उसने कितना अच्छा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी तो कांस्टेंट है ना एक बॉडी के अंदर, थोड़ी अगर इधर जाएगी तो किसी चीज़ में गिरावट तो आएगी। तो वो चीज़ है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देयर इज नो ईटर एंजाइटी वाला हमने सेंटेंस देख लिया। द ओनली एंजाइटी इज हाउ टू गेट एहेड ऑफ ऑल, लिविंग एवरीवन एल्स बिहाइंड। मतलब कि जो उत्सुकता है ना सबसे आगे निकल जाने की, सबको पीछे छोड़ देने की ना, है ना। हम कहने की बात यह है कि दुनिया में इससे बढ़कर, पहले तो दुनिया में इससे बढ़कर ये बात उसने पहले बोल दी कि खाने वाली चिंता कोई है ही नहीं। एक ही चिंता क्या है सबको, या क्या बोल रहा है यहाँ? बोल रहा है द ओनली एंजाइटी, केवल एक ही चिंता कि कैसे सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। बस यही है कि एक ही चिंता है, इस पूरे विश्व में सिर्फ एक ही चिंता है कि कैसे दूसरों को पीछे छोड़कर आगे हम निकल जाए, है ना, कैसे आगे निकला जाए, ये चिंता सबके अंदर है। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहाँ से थोड़ा आ जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हो ना, तो वहाँ पर थोड़े से रूल्स होते हैं जिनको आपको सिंपली वो देखने में ऐसा लगेगा कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है, बट वैसा नहीं होता। उसको हम प्रेजेंट में अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ही लिखा है जैसे कि, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। हाँ चलो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इफ ही फेल्स ही विल बी ह्यूमिलेटेड, इफ ही सक्सीड्स ही विल बी रिवॉर्डेड, और सस्पेक्ट की जगह होगा सपोर्टेड बाय टीचर्स और पेरेंट्स। सस्पेक्ट मतलब क्यों, संदेह थोड़ी ना किया जाएगा अगर कोई फर्स्ट आ रहा है तो, ठीक है। इफ फेल्स, यहाँ पर जानते हो इसका हिंदी में क्या बनता है? अगर वो फेल होगा, ठीक है, अगर वो फेल होगा तो उसे ह्यूमिलेट किया जाएगा। दोनों भविष्य में बनते हैं ये सेंटेंस। हिंदी में जब आप इसको बनाओगे तो ये दोनों बनते हैं भविष्य में, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बनाते हो तो इसका जो पहला सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, जबकि दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। ये रूल होता है कंडीशनल सेंटेंस का। तो इफ ही फेल्स, अगर वो फेल होगा तो उसे क्या किया जाएगा? ह्यूमिलेट किया जाएगा, उसे क्या, अपमानित किया जाएगा। अगर वो सक्सीड मतलब अगर वो पास होगा, ठीक है, अगर वो क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सफल होगा, तो क्या होगा? उसे सम्मानित किया जाएगा, उसे सपोर्ट यानी उसे सहयोग प्रदान किया जाएगा टीचर्स और पेरेंट के द्वारा। उसे टीचर्स और पेरेंट के द्वारा सहयोग और क्या दिया जाएगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा, पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो एक देखा आपने, दोनों हिंदी में बना रहे हो तो दोनों बन रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन जब उसे इंग्लिश में कर रहे हो तो कंडीशनल में पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक, चलो अब आते हैं आगे भाई। वी आर क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन विथ हिम, हम क्या कर रहे हैं भाई? उनके साथ कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल सा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। फिर द ईगो ऑफ द चिल्ड्रन रोज्ड, जो बच्चों का ईगो होता है, अहंकार होता है, वो जाग गया है, ठीक है, मतलब बहुत बढ़ गया है, ठीक है, ऐसी वो बात कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का अहंकार जाग गया है, ठीक है। तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? दे बिकम
ईगर, वो क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाएंगे, तो टू कम फर्स्ट, अगर उनका जो उनके अंदर का क्या है, ईगो है, अगर वो जाग गया तो वो क्या हो जाएंगे, ईगर हो जाएंगे, मतलब उत्सुक हो जाएंगे, प्रथम आने के लिए क्या हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, अगर बच्चों का अहंकार जाग गया तो वह प्रथम आने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, ठीक है। दिस फीवर ऑफ कॉम्पिटिशन गेट्स होल्ड ऑफ चिल्ड्रन। अब ये जो फीवर ऑफ कंपटीशन है, मतलब जो ये प्रतिस्पर्धा का जो बुखार है, प्रतिस्पर्धा का ये बुखार बच्चों पर क्या हो जाएगा भाई, होल्ड्स मतलब हावी हो जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगा, उसके दिमाग में भर जाएगा। तो जो प्रतिस्पर्धा का बुखार है वो बच्चों पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, ठीक है। गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। तो जो फीवर है, जो बुखार है कंपटीशन का, वो क्या हो जाता है, बच्चों पर हावी हो जाता है। इवन आफ्टर, ठीक है, इवन आफ्टर दे कम आउट ऑफ द फील्ड आउट ऑफ एजुकेशन, दैट फीवर परसिस्ट, परसिस्ट मतलब बना रहता है, ठीक है। इसके बावजूद, मतलब जो शिक्षा है उससे बाहर आने के बावजूद, ठीक है, शिक्षा पद्धति की बात हो रही, तो शिक्षा से बाहर आने के बावजूद भी ये जो फीवर है ना, ये कौन सा फीवर, प्रथम आने का, ठीक है, तो वो क्या रहता है, वो बच्चों के अंदर बना रहता है, ठीक है, वो बुखार फिर भी बना रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब खराब है लेकिन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन दिस मैड रेस, इस पागलपन वाली जो रेस है, द होल स्पेस एनर्जी एंड कैपेबिलिटी इन देयर लाइफ गेट डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है कि इस ये जो पागलपन वाली जो अंधी दौड़ है ना, पागलपन यहाँ मत लिखना, मैड रेस का मतलब है जो अंधी दौड़, ठीक है, सही सेंटेंस इसका बनेगा पागल रेस नहीं, पागल दौड़ नहीं, अंधी दौड़ हमेशा कैसी होती है, अंधी दौड़, मतलब गंदी वाली दौड़ को हम क्या बोलते हैं, अंधी दौड़, जिसका कोई रिजल्ट अच्छा ना हो। तो इस अंधी दौड़ में उनके जीवन की सारी जो आप पॉसिबिलिटी, मतलब उनकी जो भी संभावनाएं हैं, जो कुछ वो कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, उनकी जो पूरी एनर्जी, मतलब उनका जो पूरा जो उनकी पूरी उनका जो पूरा अंदर का ऊर्जा है, ठीक है, और उनकी जो क्षमता है वो सब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जो ट्रांसलेशन था, जिसको आपको ऐसे करके करना है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी पर्टिकुलर इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पर अगर आपको थोड़ा सा इंसाइट चाहिए कि किस तरह से सर इसको सॉल्व करें, आप थोड़ा सा सिंपल वे में समझा दो, तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीएसटी में ऐसे वगैरह को लेकर चिंतित हो तो भाई हमारा जो एसएससी जीएसटी वाला जो आप कोर्स है उसको देख सकते हो। इसमें जो क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस साक्षी मैम करवाती हैं, हिंदी वाले में ऐसे को कैसे लिखना है, ठीक है, ऐसे को कैसे लिखना है, कैसे हम ऐसे को अप्रोच करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल जीरो हैं, आपको ऐसे सोचना तक नहीं आता है, तो भी आप ऐसे आराम से लिखने लगोगे। पर हाँ, अभी जो 45 दिन के आसपास आप कह सकते हो टाइम बचा है, वहाँ पर आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम भी आपके साथ है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो 9205524028 पर, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो थैंक यू ऑल।